आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो पूरे ओवरऑल एग्जाम का अराउंड 60-70% कवर करता है, और मे बी मोर देन दैट, क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, इंग्लिश आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का इंग्लिश रहता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है, फिर आप बाकी जो मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिकल डीआईज करते हैं, रीजनिंग के अंदर जो भी क्वेश्चंस करते हैं, बड़े बड़े पजल्स हुए या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्रिटिकल क्वेश्चंस हो गए, वो सब भी किसी आरसी से कम नहीं होते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और इसमें हम फ्रेशर्स को लेकर, और जो अभी जिन्होंने 5-6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, 1-2 प्रीलिम्स दिए हैं बट उनको समझ आ गया कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने कई सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, दे दिए हैं, लेकिन मेंस में उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती है, जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। उन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हम आरसीएस की बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं। सेकेंड हम ग्रामर एंड वोकैब की बात करेंगे, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड हम सेक्शनल टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स एंड टीचर्स टू फॉलो, उन 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कंप्राइजेज अराउंड 70% ऑफ बैंक एग्जामिनेशंस। एंड हाउ सो? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो हर एक चीज़ है जो पढ़ के हमें कॉम्प्रिहेंड करना है, मतलब समझना है। वो एक सिर्फ आरसी नहीं है जिसके हमें आंसर्स करने हैं, वो हर एक चीज़ है। जैसे कि पैरा जंबल हो गया, जो 5 सेंटेंसेस दिए हैं और उसको मीनिंगफुल पैराग्राफ के अंदर अरेंज करना है, या फिर वो क्लोज टेस्ट है जिसमें हमें पहले उसको पढ़ के उसका व्यू समझना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसके बाद उसमें फिल करना है वर्ड्स। तो वो हर एक चीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि अगर हमारे अंदर रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, हमें मल्टीपल रीडिंग देनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को समझने से पहले। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए रीडिंग हैबिट हम कैसे डेवलप करें, उसके लिए क्वेश्चन आता है। लोग बहुत पूछते हैं कि क्या हमें एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? सो अगर ज़रूरी की बात कहें तो नो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कभी न्यूज़पेपर उठाकर नहीं देखते और फिर भी वो बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं, बीट एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, जितने भी एग्जामिनेशन है सब क्लियर करते हैं। और लेकिन अगर पूछा जाए मुझसे कि क्या पढ़ना चाहिए, तो अगर पढ़ना चाहिए के बारे में पूछा जाएगा तो आई वुड से येस। एंड वाई सो आई एम सेइंग, बिकॉज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप एडिटोरियल स्पेसिफिकली पढ़ते हैं किसी इशू के बारे में जो करंट में चल रहा है, इट ग्रूम्स यू, इट ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी। आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है उस चीज़ के बारे में सोचने का, आपको डिफरेंट पॉइंट व्यूज देता है, एंड वो प्रिपेयर करता है आपको इंटरव्यू के लिए। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, you are not just preparing for phase 1, you are preparing for all the phases, because you have to clear all the phases to get the job. So my suggestion would be that start preparing for 3rd phase as well from the day 1. So, and I'm not telling you to start reading newspaper from day 1, because when you start reading newspaper, because it has happened with me as well, so I know your pain, that when you start reading newspaper from the day 1, it gets around, like, it takes 2 or 3 hours of your day to complete the newspaper, and then at the end of the month or at the end of the week you get so exhausted that you don't even want to pick the newspaper again. So I know that feeling. इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करें। जैसे कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप कोई कॉमिक बुक उठा सकते हैं, आप कोई, मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप सीधा स्पोर्ट्स का सेक्शन है वहां से उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं। अगर किसी को फिक्शन पसंद है वो पढ़ सकते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, बस आपको रीडिंग अपनी हैबिट में लेकर आनी है। उसके बाद जब आप एक रीडिंग हैबिट में आ जाते हैं, जैसे कि बिगिनर्स के लिए ये हो गया, जो स्टेज 2 के लोग हैं, मतलब जिन्होंने अभी 6-7 महीने हो गए प्रिपेयर करते हुए, प्रीलिम्स दिए लेकिन उनके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे, आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना शुरू करना है। जरूरी नहीं है आप जो बड़ा वाला एडिटोरियल है, कोई ये बड़ा लेंथ है वो पढ़े, आप छोटे छोटे 2 एडिटोरियल आते हैं ना साथ में, जो साइड में आते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं एडिटोरियल्स को। जरूरी नहीं है कि आपको द हिंदू ही पढ़ना है। इजी लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा न्यूज़पेपर है, आप उसका एडिटोरियल उठाकर, या एडिटोरियल भी नहीं पढ़ना है तो कोई भी एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू ही शुरू करें, ठीक है।
और उसके बाद लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और जो थर्ड स्टेज के लोग हैं जिन्होंने मेंस दिया है बट मेंस बहुत मार्जिन से कम से रुक गया है या फिर बहुत कम उनके इंग्लिश में मार्क्स आए, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। और आप पूरा टाइम लीजिए, आपको अगर 1 घंटा लगता है 1 घंटा लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, और अगर आपको समझ आ रहा है ना तो उसको 2 या 3 लाइन में समराइज करने की कोशिश करिए। आपको एक नोट पैड ले लीजिए और उसमें लिख के समराइज करने की कोशिश करिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसा नहीं कि वो सालों साल करते रहना है, आपको 1 महीने या 15-20 दिन करेंगे ना आपको बस पता चल जाएगा कि हाँ मुझे सच में समझ एडिटोरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आपकी इस तरह से रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो जाएंगी। और जो बिगिनर्स हैं, जब मैं आपको थर्ड फेज और सेकंड फेज के लिए बता रही हूँ, जिन लोगों के लिए जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं और थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, तो बिगिनर्स को ये सब चीज़ें करनी है। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आपको हम एकदम स्ट्रिक्ट चीज़ नहीं बताएंगे कि आप स्टार्टिंग से ये करिए। आप शुरुआत करिए जब आपको रीडिंग हैबिट लग जाए कि हाँ रीडिंग हैबिट हो गई, मुझे आ गई, मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं और मैंने 1-2 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी दे दिए। अब आप आ जाइए एडिटोरियल पढ़ने पर, बिकॉज एडिटोरियल तो एनी हाउ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद तो इस तरह से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकदम अच्छा हो जाएगा। और फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप कोई भी क्विज दे सकते हैं, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डिफरेंट क्विज आती हैं डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, बीट अड्डा और समवेयर एल्स, आप वहां से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्विज जरूर दीजिए, ठीक है। उससे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेस्ट योरसेल्फ। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर, आप अगर एक फ्रेशर हैं तो आपको ग्रामर ज़रूर करना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक इंग्लिश मीडियम से आते हैं किसी से, अगर आप ग्रामर कर लेते हैं ना तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं अपने बारे में, मैंने भी ग्रामर नहीं किया था पहले। तो क्या होता है जब आप ग्रामर नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपको एक सेंटेंस, मान लीजिए आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस बात पे, आप सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको लगता है कि यार कुछ गलती है यहाँ पे ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें गलती है, तो हम वो टिक कर देते हैं। तो मोस्टली लोगों की जो इंग्लिश है ना वो इसी टेस्ट एंड ट्रायल पे चलती है, इसीलिए इंग्लिश में हमारी एक्यूरेसी बहुत कम आ पाती है। उसका एकमात्र सोल्यूशन है और वो ये है कि आप ग्रामर पढ़ें। आप वो जो रूट कॉज है कि क्यों गलत आ रहा है, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है पढ़ के, वो समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गलती क्या है। इसीलिए ग्रामर के रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर जिनकी इंग्लिश पहले से बेटर है, जैसे इंग्लिश मीडियम से हमेशा पढ़े और उनको समझ आती है कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, या रीडिंग हैबिट ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छी है, तो आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप कोई एरर डिटेक्शन की क्लासेस लें, जिसमें एरर डिटेक्शन मोस्टली ऐसा पार्ट है जिसमें सारे ग्रामर रूल्स आ ही जाते हैं मोस्टली, तो खाली वो कर सकते हैं। बाकी जो बिगनर्स हैं और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि पहले किसी एक टीचर का आप पूरा का पूरा ग्रामर का रूल जो है पूरा कोर्स आप देख लें ग्रामर का। उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर है। ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम आप अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस आपको उठाने हैं, जरूरी नहीं है किसी बुक से करने हैं या किसी से। मैंने कोई बुक कभी नहीं ली है, तो मैं आपको बुक अगर मुझे सजेस्ट भी करनी है तो प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है नीतू मैम की, वो ही आप कर सकते हैं, वो अच्छी बुक है। मतलब मुझे उसके बारे में खाली पता है और मैंने कोई बुक नहीं यूज करी तो मुझे नहीं पता है। आप सिंपली गूगल पे जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग करके डाल दीजिए, इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको और वहां से उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो आराम से उनको सॉल्व कर लीजिए। किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप गूगल से करेंगे तो। और उसके बाद फिर आपको, जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट वर्ब में अग्रीमेंट किया, उसके बाद आप नाउन्स कर रहे हैं, उसके बाद कोई और टॉपिक आप कर रहे हैं, तो सबके क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एक बार ग्रामर कर लिया ना, उसके बाद आपको ग्रामर कभी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अगर जरूरत है तो जैसे कि किसी छोटे छोटे रूल्स आते हैं ना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इस तरह से करके कुछ आता है, सिंपली आप वो कर सकते हैं उसके बाद। तो ये आपको जरूर करना है, एक बार ग्रामर पढ़ना है। और बाकी जो हमारे सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, इस तरह कवर कर रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्विजेस देनी है, ग्रामर वाली क्विजेस जितनी भी आती हैं वो सब देनी है। आपको सेक्शन मार्क्स पूरे के पूरे देने हैं जिसमें कि आपकी ग्रामर जो है वो रिवाइज होती रहे। मैक्सिमम इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपका जो वीकनेस है आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बस वो वर्ड्स होते चला जाएगा। तो आपको उस वर्ड्सनेस से हटना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यही होता है। और वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब देखिए, मैंने कभी एज बैंकिंग एस्पिरेंट मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि मैं वोकैब को याद करूं या फिर मैं इस तरह से एंड आई हैव बीन समवन जिसने स्टार्टिंग में, जैसे हर बंदे करते हैं ना, जब आप तैयारी करते हैं तो आप वो भी करते हैं, एक पूरी नोटबुक बनाते हैं, उसमें आप फर्स्ट डे बहुत वैसे रहता है ना, एंथुजियास्टिक रहते हैं, तो सारे वर्ड्स नोट कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं एडिटोरियल में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, 2-3 घंटे अपने न्यूज़पेपर पे और इन सब पे ही वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और उसके बाद फिर वो नोटबुक हम कभी उठाकर भी नहीं देखते वापस। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है। बाकी देखिए अपने आप अब जब टेस्ट करेंगे ना, चीज़ें आपको तभी आएंगी, अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है। बट मैं सजेस्ट खाली ये कर सकती हूँ कि वो नोटबुक आप कभी वापस उठा के नहीं देखने वाले हैं, तो ज़रूरत नहीं है उस नोटबुक को बनाने की। मैंने फिर उसके बाद एक नोटपैड पे शिफ्ट किया कि नोटबुक चलो मैंने कभी नहीं देखी, बट नोटपैड करते हैं जो एक्सेसिबल होगा इजीली। बट मैंने कभी नोटपैड भी नहीं उठा के देखा। तो पहली बात तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, और इस तरह से आपको ना उसमें वोकैब के वर्ड्स नहीं पूछता, जैसे एसएससी में वर्ड्स पूछता है ना डायरेक्टली, वो आपको बोलता है कि इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या डिराइव होता है इस पूरे सेंटेंस से। तो आपको खाली वो सेंटेंस से मीनिंग डिराइव करना होता है, इसका मतलब कॉम्प्रीहेंड करना होता है वो वर्ड वहां पर। तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आपको वोकैब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप देखें, जैसे कि मैंने बाद में शुरू किया था लिखना, तो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरी जो वोकैब है वो थोड़ी बिल्ट हो और थोड़ा एनरिचिंग हो जाए, मेरा इंग्लिश बोलने का तरीका और ज़्यादा बेटर हो जाए। इसीलिए मैंने क्या किया था कि मैं जो भी वर्ड्स पढ़ती थी, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 50 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन क्या आप उनको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं उस सेंटेंस से, वो देखिए। अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स इस तरह के आएंगे जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, जो आपको समझ के परे होंगे। उनको एक A4 शीट पेपर लीजिए, उस पर छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखिए, उसका मीनिंग आप लिख सकते हैं इंग्लिश हिंदी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और उसको ऐसी जगह पेस्ट करिए अपनी आंखों के आगे जो आपको हमेशा दिखता रहे। वो आपका स्टडिंग एरिया हो सकता है, आपका स्लीपिंग बेड के आसपास की कोई सीट हो सकती है, मतलब कोई वॉल हो सकती है, या फिर आपका डाइनिंग एरिया हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो हमेशा एक्सपोज हो आपकी आईज से, वहां पर आपको उसको पेस्ट करना है। और आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको याद करें, आप जस्ट उसको एक बार देखते रहें। ये पिक्चर मेमोरी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में होंगे तो आप कुछ पढ़ते होंगे तो आपको एग्जाम में याद आता होगा ना कि मैंने इस वाले पेज पे ये वाला आंसर था, यहाँ लिखा हुआ था। या फिर जो लोग जीए के नोट्स बनाते हैं वो लोग देखते होंगे इस चीज़ को कि उस पेज पे हाँ यहाँ पे ये मैंने न्यूज़ लिखी हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ थी। तो वो पिक्चर मेमोरी होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सामने बिल्कुल रखें। आपको ज़रूरी नहीं है उसे रोज़ याद करें, उसको देखते रहें उन वर्ड्स को। एंड इट हैज़ हेल्प मी, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको भी हेल्प करने वाला है। इस तरह से करें, वो उस पर 24-25 वर्ड जरूर आ जाएंगे आपके, मोर देन दैट ही आ जाए। और उन वर्ड्स को ऐसा तो नहीं है खाली वो 25 वर्ड, उसके सिनोनियम्स भी होंगे, वो भी आपको धीरे धीरे पता चलते रहेंगे। तो कम से कम 100-200 वर्ड्स हो जाते हैं इस तरह से। उसके बाद आप उस पेज को हटा सकते हैं, साइड में लगा दीजिए और दूसरे पेज को उस मेन जगह पर लगा दीजिए। इस तरह से आपकी वोकैब भी मेंटेन होती रहेगी, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। सो अब आते हैं अपने तीसरे और लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जो था हमारा सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड टीचर्स टू फॉलो। फ्रेशर्स के लिए अगर बात करते हैं, बिगिनर्स के लिए, तो आप डेली एक क्विज लगाएंगे तो बहुत है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना फोकस रखना है कि आप अपना पूरा ग्रामर कंप्लीट करते हैं, जो भी सिलेबस है आपका वो आप पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपने रीडिंग हैबिट डाल ही ली है, फिर आप धीरे धीरे एडिटोरियल के ऊपर स्विच हो जाएंगे, न्यूज़पेपर पे स्विच हो जाएंगे। उसके बाद अब आपको डेली क्विजेज देनी है। जब आपने डेली क्विजेज दे दी, आप 3-4 महीने हो गए आपको तैयारी करते हुए, अब आप सेक्शनल टेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। और ये सेकंड सेगमेंट वाले लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स 1-2 बार दे दिया है बट अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है, उनके लिए भी है कि आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, सेक्शनल क्विजेज आपको देनी है रोज की रोज। आपके पास हर एक एस्पिरेंट जो होता है उसके पास 2-3 मॉक टेस्ट होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इनफ कंटेंट होगा, और आपका जब एक बार एग्जॉस्ट कर लेते हैं आप अपने सारे सेक्शनल टेस्ट, तो आप दोबारा से रीटेक कर सकते हैं उनको, क्योंकि इतना दिन का तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको रीटेक भी करना है, और आपको कोशिश क्या करनी है, सेक्शनल टेस्ट देते हुए, क्विज देते हुए, जिसमें भी आपको ऐसा है ना कि 99% श्योर है और आप 1% अनश्योर है, आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना आप, तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आती, और फिर आप जो सेक्शनल टेस्ट के अंदर कर रहे होते हैं वही आप मॉक्स में करते हैं, और जो आप मॉक्स में कर रहे होते हैं वही आप एग्जाम्स पे जाके करते हैं। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ मैं उसी में आंसर मार्क करूंगा। ये मैंने स्ट्रैटेजी खुद अपनाई है, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ कि मेरे लिए कितनी हेल्पफुल रही है। क्योंकि उस टाइम आप बहुत अटेंटिव होते हो, जब आप तुक्के मार रहे हो ना कि 80% श्योर है, या फिर थोड़ा बहुत लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, पढ़ के ठीक लग रहा है, ये आंसर होगा, जब आप मारते हैं आप कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जब आप 100% श्योर होकर क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन की क्विज है, लेट्स जस्ट से 10 क्वेश्चन है आपको, और आप सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन है जो कर पाए, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे सिर्फ मुझसे 4 ही हुए, मेरे 4 ही मार्क्स आएंगे। वहीं आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो उस चीज को लेके, आप एकदम
देख के ध्यान से क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। और वहीं आप अगर एकदम ऐसे बस तुक्के मार रहे हो, रैंडमली तुक्के मार रहे हो, तो आप 8-9 क्वेश्चंस कर दोगे और आपके मार्क्स कितने आ रहे होंगे, वही 2-3 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और जब आप 4 कर रहे हो तो आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स आ रहे हैं। जब आपके पूरे ग्रीन ग्रीन दिखते हैं ना वो कि 100% एक्यूरेसी, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसीलिए मेरा सजेशन यही है, और ये सब चीज़ें ना सीख के ही आती हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ मेरा सजेशन मानिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जब आप कम स्कोर करेंगे तब आपको ऐसा आएगा ही कि हाँ मुझे और ज़्यादा करना है, 4 क्वेश्चंस में मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आप ज़्यादा की कोशिश करेंगे। जब आप ज़्यादा की कोशिश करेंगे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब आप पूरा वो ग्रीन 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 देखते हैं ना, वो भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि यार मेरे सारे सही हो रहे हैं। येस, तो जैसे कि अगर 8 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसमें से आपके 4 गलत हो जा रहे हैं, तो आपके मार्क्स वैसे भी कम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप 4 सही कर रहे हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा खुद से। और दूसरी चीज़ ये कि बाकी किन टीचर्स को फॉलो करना है। बिगिनर्स को ये क्वेश्चन ही रहता है कि मैम किस टीचर्स को फॉलो करें, किस टीचर्स को फॉलो करें। तो मैंने अपना बता देती हूँ मैं कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने निमिषा बंसल मैम को फॉलो किया था अपने फर्स्ट टाइम पर जब मैंने एग्जाम्स दिए। अब जब मैंने सेकेंड जॉब लगने के बाद आरआरबी, जिनको नहीं पता है मैं आरआरबी पीओ में काम कर रही हूँ, और जिन लोग, और उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम्स दिया है अपना अटेम्प्ट, तो मैंने किसी भी टीचर को नहीं फॉलो किया। मैंने किसी भी चीज़ के लिए किसी टीचर को फॉलो नहीं किया। इस बार मैंने खुद से किया है सारी चीज़ें। और बाकी ये कि निमिषा मैम का पता एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैंने पिछली बार एग्जाम्स दिए तो मुझे इतना, जब भी मैं जैसे कि क्विज होती हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो हमेशा आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा टॉप 10 में तो होते ही थे, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ भी आराम से मैं आ जाती थी। हमेशा 10, वो 9 बजे वाली क्लास होती थी उसके अंदर। लेकिन एग्जाम में मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। एग्जाम में मेरे मार्क्स बहुत कम आए, और इस बार देखते हैं क्या आएंगे, इस बार तो रिजल्ट ही बताएगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि किसी भी टीचर के ऊपर ना रिलाय मत करो। मैंने बहुत रिलाय कर लिया था कि क्लास होगी तो ही मैं इंग्लिश करूंगी, वरना मैं इंग्लिश नहीं करूंगी। इस बार मैंने इंग्लिश खुद से की, मैंने मॉक टेस्ट दिए, जितने क्विजेस दिए, बहुत क्विजेस दिए इस बार मैंने। तो आपको किसी टीचर के ऊपर रिलाई नहीं करना, लेकिन येस शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक बार सारी क्लासेस गो थ्रू कर लीजिए, एक कोर्स देख लीजिए उनका, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। इन एग्जाम्स में सेल्फ प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन उस सहारे के ऊपर रिलाय मत कर जाइएगा। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा। और दूसरे टीचर्स जो और हैं इंग्लिश के, मैंने उनको फॉलो नहीं किया है, बट हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि तरुण ग्रोवर सर का नाम मैंने सुना है, जैसे विशाल परिहार सर का नाम मैंने सुना है, जैसे कि निहारिका जॉन मेहरा मैम है, उनका नाम मैंने सुना है। इस तरह के और भी टीचर्स हैं। एक आंचल मैम थी जो पता नहीं अब तो शायद नहीं पढ़ाती है, बट पहले पढ़ाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे पढ़ना। तो एक वोट मैम है, अगर वो अभी पढ़ा रही हैं तो हाँ आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप, जिन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं और जिन चीज़ों को आप करके काफ़ी अच्छा इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल भी इंग्लिश में तुक्केबाजियां नहीं करनी है। अगर तुक्केबाजी नहीं करोगे अपने आप स्कोर इंप्रूव होगा, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। तो ये सब करो, आई होप कि आपको फायदा मिलेगा। और अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और किसी ऐसे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। और आरसीज के ऊपर तो मैं जल्दी वीडियो बना ही दूंगी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, keep reading, and I'll see you very very soon in my next video. Please like this video if you like it and subscribe to the channel.